दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट दोस्तों लाइव आ जाओ, इंतजार की घड़ी अब होती है समाप्त और हम लोग बातचीत करने चल रहे हैं पॉलिटी के अजब गजब प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो आपसे हजारों हजार बार परीक्षाओं में पूछे गए, उसके बाद भी आप इन प्रश्नों को लेकर के गलतियां कर ही देते हैं। तो आइए, कौन कौन से प्रश्न हैं जहां पर हमसे बाय डिफॉल्ट गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, सही जानते हुए भी आपसे गलतियां हो ही जाती हैं। केवल ऐसे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और मैं लेके चलता हूं आपको ऐसे प्रश्नों की तरफ। ठीक है, आपके सामने पहला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर बहुत देख के ताक के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल क्या कहता है, कह रहा वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? कह रहा वित्त आयोग। अच्छा बताइए, पहले वित्त आयोग के बारे में बताया कहा गया? वित्त आयोग के बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 है ना, वहां पे दोस्तों वित्त आयोग के बारे में बताया गया। ठीक है, और कह रहा वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। अनुदान क्या होता है दोस्तों? ये राज्यों को जो पैसे दिए जाते हैं उनके बारे में कर रहा है। ठीक है, और दूसरा लिख रहा है राज्यों एवं केंद्र के बीच करों का बंटवारा, यानी जो टैक्स वसूला जा रहा है उन टैक्स को लेकर, उन पैसे को लेकर कैसे राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा होगा, इसके बारे में कौन बताता है? वित्त आयोग बताता है। तो यहां पर दिया गया दोनों ऑप्शन क्या है? सही है, यानी ए और बी ये दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़े आसान सवाल है, आगे बढ़िए, हालत खराब हो जाएगी। पॉलिटी को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता ना कि सर पॉलिटी तो बड़ा आसान विषय है, बहुत आसान है, इसके क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाइए। ये मैं आपको 40 सवाल दे जा रहा हूं और 40 सवाल एक बार आप करिएगा और मुझे बताइए कि वाकई में सच्चाई के साथ आपके कितने सवाल सही हुए। आप एक बार मिलान करिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप एक कॉपी कलम लेके आइए और उस पर आप एक खाना बनाइए, एक तरफ आप अपना नाम लिखिए, एक तरफ मेरा नाम लिखिए। ठीक है, मैं आपको 40 सवालों का जवाब क्या दे रहा हूं और आप सवालों को देखने के बाद तुरंत आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, इस निर्वाचन आयोग के बारे में दोस्तों कहां बताया गया? तो आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 में दोस्तों आप निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे और पूछ रहा है दोस्तों इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। पहला लिख रहा है मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन देना और नियंत्रण करना। कौन बनाता है बताइए? पूरे देश में जितने मतदाता है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। चुनाव मतलब वो मतदान कर सकते हैं, तो उनकी मतदाता सूची कौन तैयार करता है? वो तो यही तैयार करता है ना। तो ये तो पहला वाला सही है। अच्छा, आपसे पूछा क्या दोस्तों, कौन सा गलत है? आपसे ये पूछा। ठीक है, पहला सही है। दूसरा लिख रहा है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन करना। विधानमंडल यानी जो संसद का और राज्य का विधानमंडल का चुनाव होता है, चाहे संसद का चुनाव हो जाए, ठीक है, यानी लोकसभा का चुनाव हो जाए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो जाए, इस चुनाव का भी संचालन करना, तैयारी करना, ये सब भी काम करता है, ये भी सत्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करना, यह भी सही है। विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, विधानमंडलों के चुनाव के लिए दोस्तों उचित प्रावधान करना, ये यहां पे देखिए इन तीनों से हटकर थोड़ा पहले तो गलत लिखा है, या उचित प्रावधान लिख दे दोस्तों तब भी थोड़ी सी गलत चीजें यहां पर। ठीक है, प्रावधान ने इसके संचालन के लिए काम करता है और विधानमंडल में याद रखिए थोड़ा सा, मतलब ऐसे देखा जाए तो सब सही है, लेकिन ये चौथा ऑप्शन थोड़ा सा क्या है, ये गलत दिया जा रहा है। ठीक है, यहां पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस वजह से आप गलती निकाल सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? हाँ, इस वाले सवाल में आपसे खूब गलतियां होती हैं। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आपसे जब कभी ये पूछे कि कौन सा संवैधानिक निकाय है या कौन सा नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? एक लाइन की बात याद रखिए, ऐसी चीज, ऐसी कोई बात जिसके बारे में हमारे संविधान में उल्लेख है, तब वो क्या है? संवैधानिक निकाय। जैसे अगर मैंने बात किया अभी वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है, तो वित्त आयोग क्या हुआ? यह संवैधानिक निकाय हुआ। पीछे हमने पढ़ा चुनाव आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में बताया गया है, तो यह भी क्या हो जाएगा? संवैधानिक आयोग हो जाएगा। मैंने कहा लोक सेवा आयोग के बारे में, अनुच्छेद 315 इसके बारे में प्रावधान करता है, तो यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह भी आपका संवैधानिक आयोग हो जाएगा। तो ये सब समझ, अगर संविधान में उल्लेख है, वर्णन है, तब आप उसे संवैधानिक दर्जा देंगे, अन्यथा नहीं देना होगा। अब देखिए जो यहां पर लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, इन सब के बारे में बताया गया है, लेकिन योजना आयोग के बारे में नहीं बताया गया है। योजना आयोग के बारे में हमारे संविधान में कहीं कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ऐसा आप मानेंगे। अब तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी
2015 से क्या आ गया दोस्तों, 1 जनवरी 2015 से आ गया है नीति आयोग। क्या आ गया है, नीति आयोग आ चुका है, तब इसे याद रखेगा। ठीक है, योजना आयोग अपने देश से अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और बनते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल पढ़िए। करा नीति आयोग के संदर्भ में, अगर बात नीति आयोग की आई गई तो सुनिए, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन शासकीय परिषद में सम्मिलित है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, 3 क्वेश्चन आपको लग रहा था बहुत आसान है, इस क्वेश्चन से आपकी हालत खराब होना शुरू। ठीक है, आपसे क्या पूछा, नीति आयोग के बारे में तो आप जानते हैं भाई, अमिताभ कांत उसके सीईओ हैं, मोदी जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, बहुत सारी बातें। 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, योजना आयोग को हटा दिया गया, ये सब तो जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ये सब ठीक है, ये काम चलाओ बातें, वो बातें हैं जो दुनिया भर के लोग जानते हैं। ये बताइए मुझे कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का जो शासकीय परिषद है उसमें सम्मिलित है, कौन सम्मिलित होता है बताना है। दिख रहा है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या शामिल किए जाते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या शामिल किए जाते हैं, आपको बताना है कौन शामिल किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री शामिल किए जाते हैं, यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों के जो एलजी होते हैं वो नहीं शामिल किए जाते। आपका यहां पे ये जो लिखा हुआ दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सोचने समझने की बात है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, किताबें उठाइए या फिर आप आइए स्टडी 91 पर, पूरी पॉलिटी आपको पढ़ा दी गई है। ठीक है, पूरी पॉलिटी पढ़ा गई है, हर एक विषय आपको डिटेल से पढ़ाया गया। ठीक है, देखिए करा संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को निम्न भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। करा संसद में जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था ना, जिसे आप क्या बोलते हो, आरटीआई बोलते हो। क्या बोलते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हो दोस्तों। ये आरटीआई कब आई थी, ये आरटीआई आई थी दोस्तों 2005 में। कब आई थी दोस्तों, 2005 में यह आरटीआई आई थी। लेकिन कब आई थी, 2005 में कब आई थी, तो याद रखें दोस्तों 2005 में यह आया था 15 जून को। 15 जून 2005 को याद रखेगा, यह भारत के राष्ट्रपति की अभी स्वीकृति मिली थी। ठीक है, लागू होने का डेट चेंज हो सकता है, लेकिन यहां स्वीकृति आपसे पूछा, इस बात का भी ध्यान दीजिए। तो अनायास का बहुत सारे बच्चे जो टिक करेंगे 12 अक्टूबर, यहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या आप याद रखेगा 15 जून 2005 को यह जो है लागू किया गया था। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए। ठीक है, ध्यान से एक सवाल करिए, अच्छे से याद हो जाएगा। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, जो सही है वो बताना है। करा यह एक राजनीतिक अधिकार है, पक ऐसा कुछ नहीं है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, क्या हमारे संविधान में कहीं चर्चा हुआ, कोई अनुच्छेद इसके नाम से नहीं है। ठीक है, क्या यह विधिक अधिकार है, हाँ, इसके लिए विधान बनाया गया, इसके लिए अलग से अधिनियम बनाया गया, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यह एक विधिक अधिकार है, सामाजिक नहीं। ये गलत हो जाएगा, एकदम परफेक्ट जो उत्तर आपका आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों, आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो इसको जानिए कि यहां पर कौन सा सही दिया गया। बहुत अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन लेके आया हूं, आप सिर्फ आइए, वीडियोस को लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में आप वीडियो को शेयर करेंगे हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, निवेदन है हाथ जोड़कर दोस्तों, स्टडी 91 पे एक बार फिर से मैं जीएस को लेकर आपके सभी के सामने समक्ष आया हूं और आप देख पा रहे होंगे कैसे विषयों को कोरिलेट करके मैं आपको आसानी से याद कराते हुए चल रहा हूं। ठीक है, आप रेगुलर एक क्लास सुबह के 10 बजे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराए जाने का निर्णय किया जाता है। दोस्तों आपको बताना यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है कि भाई पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। क्या केंद्र सरकार निर्णय लेगी, क्या राज्य सरकार निर्णय लेगी, या भारत का जो चुनाव आयोग होगा वो निर्णय लेगा, या जो राज्य का चुनाव आयोग होगा वो निर्णय लेगा। देखिए अगर मैं चुनाव आयोग की बात करी, पहले बात भारत का चुनाव आयोग और केंद्र का तो कोई मतलब नहीं है। गांव का मामला है, पंचायत चुनाव दोस्तों ये गांव का मामला है और इसके लिए राज्य ही काफी है। ठीक है, तो याद रखेगा इसमें अगर मैं पूछूं कि निर्णय कौन लेगा, तो निर्णय राज्य लेगा। ठीक है, निर्णय कौन लेगा, राज्य। और कराएगा कौन, तो याद रखेगा दोस्तों जो राज्य का चुनाव आयोग होगा कराएगा वो। ठीक है, इसके लिए तैयारी कौन करेगा, चुनाव वगैरह कराने की तैयारी ये करेगा। लेकिन निर्णय आपसे पूछा है ये कौन लेगा, तो निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। तो गलती से जल्दीबाजी में कुछ लोग ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे, उनको ही लगेगा। देखिए निर्णय लेना और चुनाव कराना दो बातें। अगर आपसे पूछता कि पंचायत चुनाव कौन कराएगा,
तब क्या बताएंगे, पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराएगी, ठीक है। लेकिन उसका निर्णय कौन लेगा, तो निर्णय उसका राज्य सरकार लेगी। यही होता है दिक्कत, जल्दीबाजी में जब लोग होते हैं ना, तो आते हुए सवालों को आप कहते हैं ना सर आता हुआ सवाल गलत हो गया, और खास करके जिस विषय को आप सबसे आसान समझते हैं एक्चुअली में वो आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन होता है, ठीक है, ऐसा आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझते चलिए आगे देखिए अगला सवाल कह रहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को दोस्तों संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया, आपको ये बताना है। पढ़िए ध्यान से, किसके तहत संविधानों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है, बताइए, ध्यान से पढ़िए और बताइए मुझे आराम आराम से, ठीक है। कह रहा अनुच्छेद 226। अच्छा, अनुच्छेद 226 आपको याद आ रहा है। अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों अनुच्छेद 32 के बारे में, जहां पर अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उसी प्रकार दोस्तों आपको यह भी बताया गया है कि अनुच्छेद 226 यानी 226 यह भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये हाई कोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो 226 तो वहां से संबंधित हो जाएगा। यहां दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा तो दिया गया दोस्तों, वो 243 के अंतर्गत आएगा, न कि 226 या 239 या 219, ठीक है। याद रखेगा 243 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया दोस्तों, किस अनुच्छेद में दिया गया, इसके बारे में तो याद रखेगा 243 याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 243 जगह पे अगर आपके दिमाग में कभी 143 आया ना, बताइए मुझे 143 में क्या बताया गया है। 143 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है दोस्तों, सलाह देता है राष्ट्रपति को, किसको सलाह देता है, किसको, राष्ट्रपति को सलाह देता है, याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां से दोस्तों और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जरा प्रश्नों के साथ खेलिए, आप प्रश्नों के साथ आइए खेलिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंचायतों के बारे में कहां बताया गया है, किस भाग में, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, भाग 9 में बताइएगा। भाग 9 में दोस्तों पंचायतों के बारे में बताया गया, ठीक है। ये सब बातें आप ध्यान दीजिए, अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, एक एक पढ़ते जाइए आराम से। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के बारे में सही है। मान लीजिए कह रहा हाई कोर्ट का कोई जज है और वो क्या हो गया दोस्तों, वो रिटायर हो गया, क्या हो गया, वो रिटायर हो गया। तो कह रहा रिटायर होने के बाद ये 4 कथन दे रहा है, इनमें से कौन सी लाइन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है। पहला लिख रहा है वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, मतलब हाई कोर्ट का जज निकल करके जाए, जब रिटायर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वकालत कर सकता है, क्या यह सही है। वह भारत के सभी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, या वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है, या भारत के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। आपसे पूछा क्या सही है, अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए एक जज था जो हाई कोर्ट का था, ठीक है, हाई कोर्ट का जज है, और हाई कोर्ट का जज जब भी कभी रिटायर होगा ना, तो याद रखेगा वो अपने पोजीशन से नीचे पे काम नहीं करेगा, ऊपर पे काम कर सकता है। नीचे पे काम करना मतलब, अगर मैं कहूं कि क्या वो भारत के सभी अदालत में प्रैक्टिस कर सकता है, नहीं, सभी बोलना गलत है, ठीक है, किसी भी या सभी बोलना क्या है, गलत है। क्या वह भारत के जहां से निकला वहीं वकालत कर सकता है, कोई मतलब ही नहीं यार, वहीं पे जज था वहीं जाएगा वकालत करने, क्या अपनी इज्जत डुबाना उसको, और वैसे भी वैलिड नहीं है करना, ठीक है। तीसरा लिखा है दोस्तों, वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। भाई उच्च न्यायालय का स्टेटस तो इसी का बराबर रहेगा, कहां वो उच्च न्यायालय में जज था और कहां उच्च न्यायालय में जाके वकील बन जाए, ये सही नहीं, उसको अपग्रेड होना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। यानी उसके लिए क्या सही होगा दोस्तों, वह सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, अपना प्रैक्टिस कर सकता है, ऊंचे वाले में, नीचे वाले में नहीं, या फिर उसको तदर्थ न्यायाधीश बना दिया जाए, या सरकार ने उसको अपॉइंट कर दिया किसी आयोग में बना करके, ठीक है। तो ये सब किया जा सकता है उसके साथ, लेकिन आप ध्यान देंगे तो यहां ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार। दोस्तों ये अधिकार किसको है, मान लीजिए एक कोई न्यायाधीश, कोई जज है और उसको एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट भेजा जा रहा है, ठीक है। तो भाई ये अधिकार किसके पास है, कौन डिसीजन लेता है, कह रहा है जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं भारत के, जो CJI होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, क्या वो ये निर्णय लेते हैं, क्या भारत के राष्ट्रपति लेते हैं, क्या भारत के जो विधि मंत्री हैं वो लेते हैं, या जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल वो लेता है। यानी यहां ट्रांसफर करने की बात हो रही है किसको दोस्तों, किसी न्यायाधीश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने की बात हो रही है, और यह अधिकार किसके पास है, यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। यह अधिकार किसके पास है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। इस तरह के दोस्तों कई सारे मामले आए हुए थे पहले, और तब जाकर किया गया कि नहीं, ये
ये जो है कि इसके हाथ में आता है, तो ये स्थानांतरित करने का कार्य दोस्तों ये राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक आया था दोस्तों न्यायाधीश मामला 1998। ठीक है, न्यायाधीश मामला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता। न्यायाधीश मामला 1998, उसी में यह फाइनल निर्णय आया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। करा भारत के 25वें उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? ठीक है, 25 उच्च न्यायालय भारत में अभी 25 उच्च न्यायालय हैं और किसकी स्थापना सबसे लास्ट में हुई है दोस्तों? करा सिक्किम उच्च न्यायालय की, आंध्र प्रदेश की, उत्तराखंड की या त्रिपुरा की? दोस्तों आंध्र प्रदेश की अलग बनी है। अरे जब आंध्र प्रदेश से अलग से तेलंगाना बनाया गया तो एक नए हाईकोर्ट की जरूरत पड़ी वहां पे। ठीक है, तो यहां पे बनाया गया। ठीक है, यहां बनाया गया, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो देखा जाए कि तेलंगाना का स्थापना कब हुआ है, तो तेलंगाना का स्थापना हुआ था 2 जून को। कब हुआ था दोस्तों? 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ था और उसी के बाद दोस्तों ये फैसला लिया गया। ठीक है, तो मतलब ये चीजें आ गई थी पहले ही। ठीक है, लेकिन जब ये बन गया अलग से तो ये देखिए जा करके अभी 2019 में जा करके डिसाइड हुआ कि नहीं अब एक अलग उच्च न्यायालय बनाया जाए। यहां तक कि यहाँ का जो विधानसभा है वो भी अलग अलग किया जा रहा है। एक का आपका हैदराबाद रहेगा, एक आपका अमरावती बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का अमरावती चला जाएगा और तेलंगाना का हैदराबाद रहेगा। ठीक है, तो सभी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़िए। करा किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? भाई राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये किस अनुच्छेद? अगर दोस्तों मैं राष्ट्रपति की बात कर दूं, ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में देखिए, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। क्या होगा दोस्तों? वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। ये सारी बातें और याद रखेगा। 155 जो दोस्तों 155 बताता है राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है 155। 153 मत करेगा। देखिए सीधा सीधा आपसे नियुक्ति पूछा है तो इसकी नियुक्ति करता कौन है? इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, और याद रखेगा ये 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये आप याद रखेगा। और राज्यपाल है क्या? तो राज्यपाल जो होता है दोस्तों ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल होते हैं जो किसे रिपोर्ट करते हैं? राष्ट्रपति की रिपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्त किया है, इसलिए वो रिपोर्ट भी किसे करते हैं? राष्ट्रपति को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। करा निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? ठीक है, महाभियोग के बिना किसे हटाया जा सकता है? तो मैं बता दूं दोस्तों वैसे तो ये सवाल गलत है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर मैं महाभियोग की बात करूं तो महाभियोग याद रखेगा यह सिर्फ और सिर्फ, लिखेगा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर ही लगाया जाता है। ठीक है, दूसरे किसी के ऊपर लग नहीं सकता महाभियोग। ठीक है, याद रखेगा पहली बात। ठीक है, तो इस सवाल को जरा करेक्शन कर दीजिए कि किसको महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है? महाभियोग के आधार पर तो बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बाकी ये जो तीनों दे रहे हैं ना, इन तीनों को दोस्तों याद रखेगा महाभियोग नहीं लगाया जाता। इन तीनों को साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। साबित कदाचार एवं असमर्थता, यही शब्द लिखा है ना, एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। तो जरा आप सुधार कर लीजिएगा इस सवाल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इस शब्द को नहीं हटाएंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी जो आपको बता रहा हूं ये एकदम सही है। किताब उठाइए, पढ़िए ध्यान से, आपको मिल जाएगा। लोग यहां समझते हैं ना कि इनके जैसे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। नहीं, गलत है दोस्तों, गलत है। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर लगता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको समझिएगा, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये जो अभी राज्यपाल की बात कर, राज्यपाल के संबंध में एक अच्छा सवाल याद रखिए, अनुच्छेद 161। ठीक है, अनुच्छेद 161 में दोस्तों राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति मिली हुई है। ठीक है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, यह भी आप याद रखेगा। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूंगा दोस्तों तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 में दोस्तों क्या दिया गया है? क्षमादान के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये सभी बातें आप ध्यान दीजिए, सब बढ़िया है। यानी क्वेश्चन को जितना ज्यादा एक दूसरे से जोड़ के चलेंगे आपके लिए फायदा उतना ज्यादा रहेगा। यार पढ़ाने वाले मैं देखता हूं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन व्याख्या नहीं मिलती। जो व्याख्या चाहिए होती है ना, वो व्याख्या कहीं नहीं मिलती। कभी आप आइए स्टडी 91 पर, अपने दोस्तों को बताइए, लोगों को बताइए, लोग आए ज्वाइन करें और देखें कि वाकई पढ़ाई कैसे जाता है और सच में आपके अंदर जो कंफ्यूजन है उसको दूर कैसे किया जाएगा। मैं बता के चला जाऊंगा, उससे सही नहीं होगा जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? एक तरह से दोस्तों आप कह
सकते हो संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है, ठीक है, संविधान का गार्जियन माने जानते हैं ना, गार्जियन, ठीक है, संविधान का गार्जियन किसे कहा गया है भाई, तो कुछ अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, कोई नियम कानून ऐसा ना हो जो किसी पुराने चीजों को जो है क्या कर दे, मान लीजिए किसी पुरानी बात को या किसी पुराने नियम को, कानून को, उसको उल्टा अर्थ मिला दे, तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतिम अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है, या आप कह सकते हैं इसीलिए संविधान का इसे गार्जियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां सर्वोच्च न्यायालय कई सारे काम करता है, जैसे यहां पुनर्वीक्षण करता है, क्या दोस्तों, पुनर्वीक्षण करता है, यहां समीक्षा करता है, ठीक है, ये सब काम उसके में होता है। यानी कोई जब कानून बनता है ना, तो उस कानून की जांच पड़ताल करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कानून जो है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो या संविधान में किसी बात का उल्लंघन कर रहा हो। तो ये सभी चीजों की जांच पड़ताल, समीक्षा, पुनर्वीक्षण, ये सब करने का काम कौन करता है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, करा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब आया था दोस्तों, 1993 में। करा इसके अनुसार निम्नलिखित में से किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कोई अच्छा मानवाधिकार की बात आई गई दोस्तों, तो पहले आप मुझे बताइए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यह दिवस मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब आप बताइए मुझे कि मानवाधिकार आयोग जो है इसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, करा उच्चतम न्यायालय मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवारत न्यायाधीश को, या उच्च न्यायालय, देखिए उच्च न्यायालय का तो कोई मतलब नहीं है, भारत के केवल सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके सीजीआई हैं, या उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय नहीं दोस्तों। यहां पे जो सही उत्तर होगा आप ध्यान दीजिएगा, जो भारत का सेवानिवृत्त सीजेआई होगा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन, वो भी कौन सा, जो पहले सेवानिवृत्त हो चुका, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या बनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना जाता है, और इस बड़े पद पर अन्य किसी व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, इसके पहले अभी एचएल दत्तू साहब थे, ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया, बताइए। अच्छा लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है। अभी वर्तमान में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष कौन है, बताइए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं, कौन है, ओम बिरला जी हैं, याद रखेगा, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा होगा गुजरात में पहली महिला विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वहां नियुक्त किया गया नीमाबेन आचार्य को, ठीक है। गुजरात राज्य में अभी आपको पता होगा वहां पर पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। नाम क्या दोस्तों, इनका नाम है नीमाबेन आचार्य, क्या नाम है, नीमाबेन आचार्य, ठीक है, नीमाबेन आचार्य को चुना गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनके बारे में जो इनके चुनाव से संबंधित उल्लेख हैं, उसके बारे में उल्लेख कहां किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा 93 में किया गया, ठीक है। और 93 भी पढ़े, 1993 में मानवाधिकार आयोग आया था, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। और वहीं से जोड़ के याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, ये जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, ये अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, मतलब दोनों एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा सर दोनों निकल गए तब, दोनों निकल गए तो देखा जाएगा, अभी तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 93 आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा, अगर आपसे पूछे परीक्षा में लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है, या उनके चुनाव के बारे में पूछे तब, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, करा विधान परिषद का सदस्य, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कुल मिला के 4 बातें होती। अगर मैं राज्यों की बात करूं, सुनिएगा ध्यान से, राज्य होते हैं या फिर केंद्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए राज्य में भी 2 सदन होते हैं, एक होता है दोस्तों विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होती है, उसी तरह से यहां राज्यसभा होती है और इधर लोकसभा होती है। इनके मेंबर को एमएलए कहा जाता है,
इनके मेंबर को एमपी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और इनको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्यों, ये संसद में बैठते हैं और ये राज्य की जो विधानसभा होती है वहां बैठते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा नहीं है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर नहीं है, बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो खत्म करने की मांग कर रहे हैं, कई सारे राज्य ऐसे हैं जो अभी नया बनाने की मांग कर रहे हैं। जैसे कलकत्ता की बात करते हैं तो कलकत्ता अपने यहाँ नया विधान परिषद बनाने की मांग कर रहा है, पहले था वहां विधान परिषद तो समाप्त कर दिया, अब जरूरत आ पड़ी तो मांग रहा है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपसे पूछा विधान परिषद के सदस्य, तो यहाँ के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इनके लिए योग्यता क्या है, 30 वर्ष, मतलब इनके लिए कम से कम अवधि। विधानसभा के लिए अवधि कितना है दोस्तों, मात्र 25 वर्ष। उसी तरह से राज्यसभा भी क्या दोस्तों, यहां भी आपका 30 वर्ष है, और लोकसभा में क्या दोस्तों, ये भी 25 वर्ष है। बाकी कुछ चीजें कॉमन है, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, वह लाभ के पद पर ना होना चाहिए, ये सभी बातें होनी चाहिए तब वो बन सकता है। तो आपसे पूछा विधान परिषद, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा 30 साल, ठीक है, 30 साल हो जाएगा, क्योंकि यह उच्च सदन के रूप में जाना जाता है और यह भी उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, और इन दोनों को क्या कहते हैं दोस्तों, निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगी इतनी बातें। तो यहां पर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 30 वर्ष हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए मुझे क्या है यहाँ पे, ठीक है। लिख रहा है देश में पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दोस्तों अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों ये कुल 3 प्रकार का लगता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक है। एक होता है अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद होता है 4 जोड़ लीजिए 356 और फिर 4 जोड़ दीजिए 360, ठीक है। तो 352, 456, 460। दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। किसके बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। जैसे जब कोई विदेशी भारत पे हमला कर दे उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। जो यहां पे लिखा है दोस्तों याद रखेगा, ये कहा जाता है संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, ठीक है। जब कभी राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर की स्थिति हाथ से बाहर निकलने वाली हो तो वहां भी आपातकाल लगेगा 356 के तहत। और ये जो तीसरा दिया गया दोस्तों, आज तक कभी भारत में लगाया नहीं गया क्योंकि अभी तक कभी जरूरत न पड़ी, यह है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। क्या है दोस्तों, यह है वित्तीय आपातकाल, इसे भी बताया गया। ये 3 तरह के आपातकाल है। और आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, ये आपातकाल का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया था, तो याद रखिएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया था, ठीक है। जर्मनी के संविधान का नाम क्या था, वाइमर संविधान। कौन सा दोस्तों, वाइमर संविधान, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए जो आपसे पूछा कि देश में पहली बार कहां लगाया गया था, तो पहली बार दोस्तों याद रखिएगा यह पंजाब में लगाया गया था। कहां लगाया गया था दोस्तों, पंजाब राज्य में लगाया गया था देश में पहली बार। अगला सवाल ये भी बन सकता है भाई, पहली बार लगाया गया तो कब लगाया गया, सन कौन सा चल रहा था, तो देश को आजादी मिली 47 में, और इस यहां पे लगाया गया दोस्तों याद रखिएगा 1951 में, ठीक है। 1951 में दोस्तों पंजाब राज्य में पहली बार दोस्तों यह आपातकाल लगाया गया। तो सब बातें याद रखिए, यही सब चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा अब एक सवाल और आपसे कर सकता है, मान लीजिए आपसे पूछे कि सर्वाधिक कहां लगाया गया और कितने बार, ठीक है। तो सर्वाधिक लगाया गया दोस्तों 10 बार, ठीक है। कहां लगाया गया दोस्तों, तो 10 बार आपका आपातकाल अकेले उत्तर प्रदेश में लग चुका है, ठीक है। 10 बार आपातकाल आपका अकेले उत्तर प्रदेश में लग चुका है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति दोस्तों ये राष्ट्रपति द्वारा भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान लिखे यहां, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, भारत का अनुच्छेद थोड़े, भारत के संविधान का अनुच्छेद है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए मुझे, प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहा है, ठीक है। एकदम अच्छा सवाल है, मैं जानता था कि ऐसे सवालों को लेकर आप सभी चिंतित हो जाएंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा क्या, हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 में हम लोगों ने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष और क्या दोस्तों उपाध्यक्ष के चुनाव की बातें, ठीक है, ठीक है। इनके लिए दोस्तों चुनाव जो थे दोस्तों उनके बारे में पढ़ा, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब दोस्तों हम चल रहे हैं, देखिए दूसरा दिया है प्रोटेम स्पीकर ना, तो याद रखिएगा 99 जो अनुच्छेद है ये बताता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बारे में, और ये भी बताया गया है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। पहले राष्ट्रपति क्या करता है, जितने लोगों की चुनाव में मतलब हिस्सा लेकर जीत के आते हैं, ठीक है, पहले उन लोगों को शपथ दिलाता है, शपथ दिलाने के बाद उन्हीं में से किसी को क्या बनता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और ये अनुच्छेद 99 के तहत करता है, ठीक है। राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 99 के तहत करता है। आपके सामने दोस्तों एक अनुच्छेद लिखा दोस्तों, अनुच्छेद 89 लिखा है, ठीक है। ये 89 में क्या दिया गया दोस्तों, यानी 89 में आपको याद आ रहा होगा, अनुच्छेद 89 में दोस्तों ये बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति होता है,
जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कि नहीं, होता है ना, पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये बताया गया। अभी हाल ही में दोस्तों जो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी उन्होंने राज्यसभा का महासचिव बनाया। क्या आप जानते हैं हाल ही में किसे राज्यसभा का महासचिव बनाया गया? स्टार लगाइए, लिखिए, हाल ही में किसे राज्यसभा का महासचिव बनाया गया? बताइए मुझे जल्दी से। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों, याद रखेगा, रामाचार्युलू। ठीक है, रामाचार्युलू। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, रामाचार्युलू नाम है, ये आप याद रखेगा। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा, यूट्यूब पे जब क्लासेस चलती है ना तो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। मुझे नहीं पता क्यों नहीं देखते हैं। शायद उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब आप कभी पैसे देकर एडमिशन लेते हैं तब फिर आप वहां पूरे वीडियोस देखते हैं। क्यों? कब तब आपके लिए जरूरत पड़ जाता है। लेकिन जब तक आप यूट्यूब पे होते हैं, खासकर मैंने ऐसा देखा है, तो लोग क्या करते हैं कि वो बातें नहीं रहती। लोग आते हैं, बस 2-4 मिनट देखेंगे, चले जाएंगे। लेकिन आदत लोगों को बदलनी चाहिए। ठीक है, अगर शिक्षा मिल रही है और बेहतरीन सवाल मिल रहे हैं, अब पता नहीं किस बात का वो रस ढूंढते हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। तो ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, अच्छा, 99 के पहले दोस्तों जो 98 है उसमें क्या बताया गया? अगर मैं 98 की बात करूं, यहां क्या बताया गया? तो 98 में याद रखेगा दोस्तों, यहां बताया गया संसद के सचिवालय के बारे में। किसके बारे में? संसद के सचिवालय के बारे में बताया गया। नहीं जानते हैं ना, कैसे जानेंगे? ठीक है, सचिवालय। ठीक है, जब पढ़ेंगे तब ना जानेंगे, और स्टडी 91 के साथ रहेंगे तब ना जानेंगे। तो याद रखिएगा, संसद के सचिवालय के बारे में अनुच्छेद 98 में बताया गया है। ठीक है, और 101 में ज्यादा कुछ नहीं है। 101 में खाली ये बताया गया स्थान रिक्त होना। ठीक है, क्या बताएगा दोस्तों? स्थान रिक्त होना। अरे वही कोई पद खाली हो गया है। ठीक है, तो उसके बारे में दोस्तों अनुच्छेद 101 है। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, अच्छे सवाल हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, क्या लिख रहा है? किस अनुच्छेद के तहत भारत का बजट राष्ट्रपति के नाम से पेश होता है? भाई किस अनुच्छेद के तहत यह भारत का बजट पेश किया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बजट शब्द का उल्लेख ही हमारे मतलब कहीं भी किसी अनुच्छेद में बजट का उल्लेख नहीं दिया गया। ठीक है, अगर हम संविधान की बात करेंगे तो संविधान में अनुच्छेद 112 में बताया गया दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। किसके बारे में? वार्षिक वित्तीय गलत लिखा गया। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? इसी को बजट कहा जाता है। सही मायने में बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं हुआ, तो आप जानिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 112 दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 111 दोस्तों किस बारे में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 111 जो है ये बताता है सिर्फ और सिर्फ विधेयकों की अनुमति के बारे में। ठीक है, ये क्या बताता है दोस्तों? ये बताता है विधेयक की अनुमति के बारे में। ठीक है, अब आपको भी पता होगा कि विधेयक जब कभी दोनों स्थानों से पास कर दिए जाते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया गया, तो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वह विधेयक अधिनियम बन पाता है। नहीं तो तब तक उसे विधेयक ही कहा जाता है। विधेयक को अंग्रेजी में बिल कहते हैं। ठीक है, याद रखेगा। और तब जाके वह बिल क्या बन जाता है? अधिनियम बनता है, जब साइन हो जाता तब। लेकिन अब साइन होने के लिए राष्ट्रपति के पास कई तरह के अधिकार होते हैं। उसके पास वीटो पावर का नाम सुना होगा ना, कई तरह के वीटो पावर होते हैं। जेबी वीटो होता है, एक पॉकेट वीटो होता है, एक आपका जो है मतलब देना है नहीं देना है वो उसके ऊपर होता है। तो दोस्तों ये सभी जो चीजें हैं ये अनुच्छेद 111 में बताई गई। इसी प्रकार से अगर हम अनुच्छेद 113 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, 113 के बारे में ये है 113 में ये जो है प्राक्कलन समिति का नाम सुना है ना, तो प्राक्कलन समिति से संबंधित कुछ चीजें हैं जिनके बारे में दोस्तों यहां बताया गया। ठीक है, प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। प्राक्कलन समिति से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में यह अनुच्छेद 113 प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। आपका 112 आप हमारे साथ करिए और उसी में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? ठीक है, अच्छा देखिए दोस्तों, पुनर्विचार, अभी देखिए मैंने कहा ना, अभी पीछे मैं बताया दोस्तों अनुच्छेद 111 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 111, जहां मैंने बताया दोस्तों इस अनुच्छेद 111 में विधेयकों की स्वीकृति के बारे में बताया गया। किसके बारे में? विधेयकों की स्वीकृति, कि भाई उसकी स्वीकृति तो राष्ट्रपति के हाथों में कि कैसे वो करना चाहता है। ठीक है, तो याद रखेगा। तो यहां कह रहा है कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्या किया, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा
करा दिया, भाई कोई पास हो क्या है तो उसको फिर से भेज दिया कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, ठीक है। हाँ, दोबारा आ जाएगा तो फिर राष्ट्रपति बंधा हुआ है, उसको तो फिर पास करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यह कौन सा वीटो का प्रयोग किया, तो यह निलंबनकारी वीटो के तहत दोस्तों इसको वापस लौटा सकता है। जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया ना तो उसे उठाकर अपने पॉकेट में डाल देता है, मतलब उसके ऊपर कोई इब्बट नहीं होता, बात खत्म हो जाती है वहीं पर, ठीक है, जब तक वो पास नहीं कर देता। तो यहां पर फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, ये भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, ये वीटो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो देखिए प्रकार तो बता दिया, एक होता है अत्यांतिक वीटो, एक होता है जेबी वीटो, एक होता है निलंबनकारी, एक होता है विशेषेक्ति, ठीक है। विशेषेक्ति मतलब क्या होता है, उसमें विशेष अवस्था वाले होते हैं। तो ये होता है कुल 4 प्रकार के वीटो दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, विशेषित होता है वो, ठीक है। चलिए, कह राष्ट्रपति लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे, ठीक, करते थे नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, लोकसभा में। मैं आपको बताऊं ना, अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति ना, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो याद रखिएगा, राज्यसभा में दोस्तों 12 लोगों को अपॉइंट करते हैं और लोकसभा में 2 लोगों को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। लोकसभा में 2 लोगों को, वो भी अगर आंग्ल भारतीयों का जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब। इस प्रकार संसद में राष्ट्रपति के द्वारा, इस प्रकार संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 14 लोगों की नियुक्ति की जाती है कुल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पूछूं कि किस अनुच्छेद के तहत आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति होती है तो बताएगा अनुच्छेद 131, ठीक है। अनुच्छेद 131 के तहत होता है क्या दोस्तों, केंद्र में नहीं बोलिए आप, बोलिए सीधे बोलिए लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में किसकी नियुक्ति होती है दोस्तों, आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 330 दोस्तों क्या प्रावधान करता है, और 332 क्या करता है, 333 क्या करता है, तीनों इंपॉर्टेंट है। 330 करता है दोस्तों लोकसभा में ही, लोकसभा में याद रखेगा SC ST के आरक्षण के बारे में बताता है, SC ST के आरक्षण के बारे में दोस्तों कौन बताता है, याद रखेगा अनुच्छेद 330 बताता है, किसके बारे में, SC ST के आरक्षण के बारे में बताता है, ठीक है। इसी तरह से अनुच्छेद 332 दोस्तों यह याद रखेगा, उसमें जो आपका राज्य की विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, यानी क्या कर सकते हो, राज्य की विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में क्या बताता है दोस्तों, SC ST का आरक्षण बताता है, SC ST का आरक्षण बताता है। और ये जो 333 है ना, ये याद रखेगा दोस्तों, ये राज्यसभा में ये आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति की बात करता है, ठीक है। और यहां संख्या कितना, 1, यहां संख्या कितना, 2, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। पूरी बात समझिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं परीक्षा में आपसे आंग्ल भारतीयों के बारे में ही पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूं आपके परीक्षा में इन चारों अनुच्छेद में से कुछ पूछा जा सकता है, यह आप ध्यान दीजिए। देखिएगा आने वाले समय में आपका मन गदगद हो जाएगा जब परीक्षा के बहुत सारे सवाल यहां स्टडी 91 के इस क्लास से पूछे जाएंगे, ठीक है। क्यों, मैं पूरे पॉलिटी का निचोड़ दे रहा हूं। पूरे पॉलिटी में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, बार बार मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊं मजा नहीं आता, सीधे सीधे प्रश्नों पर व्याख्या करूं तो ये ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, करा भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के साथ उसकी तुलना करना मतलब उचित सा प्रतीत होता है, ठीक है। करा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, चीन, फ्रांस या ब्रिटेन का राजा। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति के बारे में आप एक बात याद रख सकते हैं कि यह नाम मात्र का है, ठीक है, नाम मात्र का पद होता है, नाम मात्र का पद होता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन याद रखेगा भारत में जितनी भी संधियां होती हैं, किसी विदेश के साथ जो संधि करते हैं या जो द्विपक्षीय वार्ता होते हैं या आप कह सकते हैं जो शांति संदेश वगैरह होते हैं, ठीक है, या जितने भी कुलपतियों की नियुक्ति होती है, जितने विश्वविद्यालय हैं वहां जो कुलपतियों की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, राज्यपालों की नियुक्ति होती है, राजदूतों की नियुक्ति होती है, सब राष्ट्रपति करता है। तो थोड़ा बहुत काम इसके जिम्मे नहीं, बहुत सारा काम है, लेकिन इसकी तुलना दोस्तों ये ब्रिटेन के राजा से किया जा सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे किया जा सकता है, ब्रिटेन से राजा से किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर भी ब्रिटेन के राजा का पद भी कुछ इसी तरीके का होता है। इसलिए कर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग होता है। याद रखें अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, उसके नाम का प्रस्ताव 50 लोगों द्वारा दिया जाए और 50 अनुमोदक होना चाहिए कि 50 अनुमोदक भी हो, तब जाकर के वह चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर किसी को एक प्रस्तावक अनुमोदक न मिले ना तो फिर क्या हो जाएगा, वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, फिर तो बात खत्म हो जाएगी। तो याद रखें दोस्तों यहां 50-50 की जरूरत पड़ती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। काफी अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके पहले एक चीज और बता दूं, ये तो अब हुआ। अगर हम पहले की बात करें, पहले मतलब 1900
97 से पहले, ठीक है, 1997 से पहले की बात कर रहा हूं। उस समय दोस्तों 10-10 चाहिए होते थे, ठीक है, 10 अनुमोदक 10 प्रस्ताव में काम चल जाता था। लेकिन अब आपको 50-50 चाहिए होता है, कम से कम 50-50 लोग आपके नाम की प्रस्तावना दे कि हाँ भाई इनको राष्ट्रपति के लिए लड़ना चाहिए या ये चुनाव में खड़े होने चाहिए, ठीक है, ये होता है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति को पद नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति का पद, ठीक है, कारक संबंधी अशुद्धि है। कर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे कितने माह के अंदर भरा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो नियम एक आता है कि 6 माह के अंदर फिर से चुनाव करा करके, ठीक है, किसी को राष्ट्रपति चुन लिया जाए, ठीक है, ये इस तरह का जो है ये बताया जाता है, ठीक है। तो 6 माह अधिकतम दोस्तों यहां पर रिक्ति हो सकती है, ये बताता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों याद रखिए, इसके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इसके कार्यकाल के बारे में कहां बताया गया, यह अनुच्छेद 56 पढ़ा होगा आपने, वहां बताया गया, ठीक है। करेक्ट, किसने कहा था कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है? भाई ये डीपीएसपी क्या है भाई? ये डीपीएसपी कहा जाता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, किसे? राज्य के नीति निदेशक तत्व को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको डीपीएसपी कहा जाता है, ठीक है। और ये किस संविधान से लिया गया, किस देश के? तो याद रखें दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। और डीपीएसपी संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा? तो याद रखेगा दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों याद रखेगा अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। किसे दोस्तों? अनुच्छेद 32, जहां सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो नाम दे रहा है ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव दोस्तों, ये संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उस प्रस्तावना को क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा इन्होंने माना है। तो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों पॉइंट आप याद रखिए, बहुत अच्छे सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो आपका ग्रेनविल ऑस्टिन सही उत्तर हो जाएगा। और इस सवाल में भी बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा। मैंने कहा ना, आप एक लिस्ट बनाइए, आप देखिए कितने सवालों को आप गलत करते हैं, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। करा केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? कराए जो सेंट्रल, अब तो इसको सीपीएससी पहले कहा जाता था, अब दोस्तों इसको यूपीएससी कहा जाता है, सेंट्रल नहीं, यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी ये सर रॉस बार्कर के अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। इस समय दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, एक ली आयोग बनाया गया था, ठीक है, एक ली आयोग बनाया गया था। उस ली आयोग की सिफारिश पर बातें बढ़ी थी, लेकिन आगे चल के इनका नाम आया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और पढ़ा भी होगा आपने, ये 1919 का जो अधिनियम पढ़ा था, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, उसमें आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। भाई प्रांतों में द्वैत शासन भी तो यहीं से लगा, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है, कहां पर? प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत भी यहीं से होती है। और एक बात और याद रखेगा दोस्तों, इस समय आपने लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नाम सुना होगा, ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉन्टेग्यू क्या थे दोस्तों? मॉन्टेग्यू उस समय आपके भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे? ये आपके भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, ध्यान से एक चीज और पढ़िए, ठीक है। अगला सवाल जबरदस्त सवाल है, वर्मा को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत दिया गया? ठीक है, वर्मा जो भी देश है दोस्तों, ठीक है, वर्मा देश दोस्तों ये अभी म्यांमार के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? नायपीडा है। क्या है दोस्तों? नायपीडा यहाँ की राजधानी है। और याद रखेगा अभी म्यांमार में 2 साल के लिए आपातकाल भी लगाया गया, 2 साल के लिए आपातकाल भी लगाया गया, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 साल के लिए आपातकाल लगाया गया, और इस आपातकाल के दौरान वहां जो सेना प्रमुख थे वो अभी अपना पद संभाल लिए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री का पद संभाल लिए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है हलैंग। क्या नाम है दोस्तों? हलैंग, ठीक है। चलिए खैर बात की बात है, करा ये वर्मा को स्वतंत्रता कब मिला दोस्तों? तो याद रखेगा भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था उससे इसको स्वतंत्र किया गया। और वर्मा की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो वर्मा को स्वतंत्र देश की मान्यता मिली 1937 में, ठीक है। 35 में अलग हुआ और 37 में कानून जारी हो गया, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1909 मत करिएगा और न तो 1919 करिएगा। 1909 में दोस्तों मुसलमानों के लिए पहली बार जो है चुनाव में कुछ उनके लिए अलग से चीजें किया गया, जो आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो द्वितीय जो आपके थे वो आपके वायसराय थे, ठीक है। चलिए खैर अलग बात है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, और भी डिफिकल्ट एकदम बेहतरीन सवाल।
नागरिकता अधिनियम 1955, ये कब आया था दोस्तों? नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। करा में किस वर्ष संशोधन करके माताओं के वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया? भाई ये प्रावधान कब किया गया कि माताओं का जो वंश होगा उसके आधार पर जो है भारतीयता की प्रधानता दी जाएगी दोस्तों। तो ये जो संशोधन हुआ था, ये संशोधन हुआ था दोस्तों 1992 में, ठीक है। अभी लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा दोस्तों 2019 में बहुत बड़ा मामला चल रहा था, CAA का मामला, ठीक है। तो उस समय भी इस नागरिकता संशोधन अधिनियम पर काम चल रहा था। फिलहाल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1992 हो जाएगा। मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए। लीक से हटकर थोड़ा नया सवाल आपके लिए। पॉलिटी में मैं अगर आपको घिसे पिटे सवाल बताऊंगा तो फिर कैसे मजा आएगा। मैं आपको ऐसे सवाल देना चाहता हूं जो वाकई में आने वाले समय में परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो जरा देखिए ध्यान से, ये आपका बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कारण नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े थे? ठीक है, देखिए दो चीजें बन सकती थी। मैंने आपसे कहा ना 2019 में CAA वाला जो मुद्दा चला था दोस्तों, इसके चक्कर में दोस्तों यहां पर पक्ष विपक्ष की बातें आई। तो दोस्तों दो सवाल पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है दोस्तों कि पक्ष में कितना पड़ा, या तो पूछ सकता है आपसे कि विपक्ष में कितना वोट पड़ा, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार चल रही थी तो पक्ष में ज्यादा वोट पड़े थे। पक्ष में कितने वोट पड़े थे दोस्तों? 125 वोट दोस्तों, याद रखेगा, ये आपके पक्ष में पड़े थे। और विपक्ष में कितने पड़े थे? तो बहुत काफी ज्यादा विपक्ष में पड़ा था, 105 वोट दोस्तों, ये आपका विपक्ष में गिरा था, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो अभी 2019 वाला संशोधन था, और इसमें पूछा क्या दोस्तों? पक्ष पूछा है। तो पक्ष पूछने पर क्या करेंगे? 125 आप क्या कर लीजिएगा? सही उत्तर कर लीजिएगा। एक एक बातें ध्यान दीजिए, आप लेटेस्ट चीजों को भी पढ़ते चलिए, तब जाके आपके लिए आसानी रहेगा परीक्षा में, ठीक है। आगे बढ़िए। करा एकल नागरिकता का प्रावधान, पढ़िए ध्यान से, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने कहां से स्वीकार किया है? ठीक है, हमारे देश में एकल नागरिकता है ना, अमेरिका में चले जाएंगे, मैक्सिको में रहते हैं तो एक अमेरिका महाद्वीप की नागरिकता अलग से मिलती है और मैक्सिको की नागरिकता अलग से मिलती है, तो वहां डबल नागरिकता वाला प्रावधान है। हमारे यहाँ एकल है। और यह प्रावधान कहां से लिया गया दोस्तों? यह प्रावधान आपके ब्रिटेन से लिया गया। दो बातें ब्रिटेन से बहुत खास आई हैं। एक आपका एकल नागरिकता का प्रावधान बहुत खास है, ठीक है, नागरिकता का प्रावधान। एक जो है संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संसदीय व्यवस्था, ये आप याद रखेंगे, ये आपका कॉमन है, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। और यहां से बात करेंगे दोस्तों तो ये केंद्र राज्य संबंध या केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ये कनाडा से लिया गया, ठीक है। ये सब अच्छा है। अमेरिका से भी दोस्तों कई सारी चीजें ली गई हैं, जैसे न्याय व्यवस्था, खास करके क्या लिया गया दोस्तों? न्याय व्यवस्था। ये कहां से लिया गया है? न्याय व्यवस्था मतलब जो आप न्यायपालिका देखते हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो सभी बातें आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान की क्वालिटी नहीं है, विशेषता नहीं है? भारत एक कल्याणकारी राज्य, क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। समाजवादी, सही है। राजनीतिक दोस्तों वर्ड गलत लिखा है, राजनीतिक जरा सही लिख लीजिएगा, राजनीतिक ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, राजनीतिक, ये भी सही है। साम्यवादी सरकार यहां नहीं है, ठीक है, साम्यवादी दोस्तों यहां पे नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। साम्यवादी मतलब दोस्तों ये तो कम्युनिस्टों की बात कर दिया, ठीक है, कम्युनिस्टों की बात कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि यहां साम्यवादी सरकार है, नहीं, साम्यवादी नहीं है। हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगर हम अर्थव्यवस्था को भी देखें तो याद रखेगा हमारे यहां समाजवादी 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 अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था दोस्तों को दोनों को मिलाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था पे कार्य चलता है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, निजी, ठीक है। तो याद रखेगा ये यहां साम्यवादी जो दिया दोस्तों, ये हमारी विशेषता नहीं है, ये आपका गलत दिया हुआ। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? करा सभी नागरिक कानून के सामने समान है। करा उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। देखिए बात सब सही है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं बता रहा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है दोस्तों राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ठीक है। राज्य स्तर, देखिए राज्य स्तर क्यों का, चाहे राज्य स्तर कहिए चाहे राष्ट्र स्तर कहिए, एक ही सेंस आता है वहां पर, इस पर कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं दोस्तों प्रधानमंत्री के पद की, तो क्या प्रधानमंत्री का जो पद है ये कोई धर्म विशेष का पद है? नहीं, याद रखेगा कुर्सी किसी धर्म की जागीर नहीं है, ठीक है। ये भारत के सभी नागरिकों के लिए दोस्तों एक समान व्यवस्था बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर 2 करिएगा, और बाकी के ऑप्शन दोस्तों आपके लिए क्या दिए गए हैं? वो गलत दिए गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए।
करा कि संचालन समिति का अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया था? पंडित नेहरू को बनाया गया था, भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था? संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? याद रखेगा, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संचालन समिति। और याद रखे दोस्तों, कहां से बिलोंग करते थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों याद रखेगा बिहार की धरती से बिलोंग करते थे, और ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति के पद पर भी दोस्तों सुशोभित हुए। ठीक है, इसके अलावा जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? यह चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था वरिष्ठता के आधार पर। ठीक है, बाद में दोस्तों याद रखेगा 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। किसे? याद रखेगा राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। और उसी के बाद दोस्तों क्या किया गया? चुनने के बाद ही इनको संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अगर ही मैं वल्लभ भाई पटेल की बात कर दूं तो दोस्तों प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रांतीय याद रखेगा। और इन्होंने दोस्तों ये पूरा भारत जितने अलग अलग खंडों में विभाजित था, इन्होंने एकीकरण का काम किया। ठीक है, तो खास करके ये वाली समिति दोस्तों इनके पास थी। और इसके अलावा दोस्तों संघ समिति की बात करें तो मुख्य वाली जो समिति थी, जो संघ समिति थी दोस्तों, संघ समिति वो किसके पास थी भाई? वो आपके नेहरू के पास थी। और जो प्रारूप समिति थी वो किसके पास थी? प्रारूप समिति। ठीक है, वो भीमराव अंबेडकर के पास थी। इसी को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 4 फिलहाल क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। करा डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात प्रारूप समिति का सदस्य कौन बना? ठीक है, देखिए डीपी खेतान ये प्रारूप समिति के मेंबर थे। ठीक है, याद रखेगा। और इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों टीटी कृष्णामाचारी को क्या बनाया गया दोस्तों? टीटी कृष्णामाचारी को मेंबर चुना गया था। ठीक है, तो यहां पे याद रखें दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सीधा साधा सवाल है लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे सवाल तो आते रहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव आया था ना, तो याद रखेगा उसको किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? खुद महात्मा गांधी जी ने कहा था। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आपको पता होगा जब 1942 में दोस्तों क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया। और इसके बाद अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि वाकई जो है दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसी के ठीक बाद दोस्तों 1942 में याद रखेगा ये क्रिप्स प्रस्ताव भी अंग्रेजों की तरफ से आया भारत। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। इसके ठीक बाद ठीक है क्रिप्स प्रस्ताव आया और उसे गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, और इसमें कहा क्या गया था? इसमें यह कहा गया था क्रिप्स प्रस्ताव में कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही हम क्या कर देंगे? भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, आपको आजादी दे दी जाएगी। तो इसी को महात्मा गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है, हमको अभी आजादी चाहिए, ये युद्ध समाप्त होने के बाद नहीं। और आगे चल के जब प्रस्ताव तो खत्म हो जाता तो आपको पता तब जाकर 1945 में यह युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। ठीक है, जब अमेरिका ने क्या किया? जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या किया? परमाणु बम गिराया, तब जाकर यह युद्ध रुका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पे कर लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, करा संविधान की प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, यह किसका कथन है? ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी देखिए मैं पीछे आपको बताया था ठाकुर भार्गव दास के बारे में, जिन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा था दोस्तों? आत्मा कहा था। लेकिन ये कुंडली की बात कर रहा, तो जन्म कुंडली याद रखेगा। जन्म कुंडली शब्द का प्रयोग किसने किया है? जन्म कुंडली शब्द का प्रयोग किया है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने। किसने? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही हो जाएगा। जिस तरह से पीछे भी अभी आपने बहुत सारे पढ़ा, ठीक है, डीपीएसपी पढ़ा और अनुच्छेद 32 पढ़ा। अनुच्छेद 40 दोस्तों याद रखेगा, अनुच्छेद 40 दोस्तों इसको गांधी जी आत्मा मानते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहते थे कि भारत गांव में बसता और ये गांव से संबंधित था, ग्राम पंचायत से संबंधित ये अधिनियम था, ये इसलिए ठीक अधिनियम करें, ये अनुच्छेद था इसलिए। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, करा प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा दोस्तों, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना में याद रखेगा दोस्तों, कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। न्याय, ठीक है, कौन कौन से न्याय? आपने पढ़ा होगा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय
और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये 3 प्रकार के दोस्तों न्याय की बात यहां किया गया। कहां पर दोस्तों? ये हमारे संविधान में किया गया। तो कभी भी परीक्षा में अगर पूछे तो बताइए, आप पढ़िएगा, प्रस्तावना पढ़िए, आपको ये 3 तरह के न्याय देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, 3 तरह के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, अगर ये पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? कुल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 3 प्रकार की कौन कौन सी दोस्तों? पहली स्वतंत्रता याद रखिएगा, विचारों की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, कि हर व्यक्ति कोई भी कुछ भी विचार कर सकता है। दूसरा दोस्तों, जब विचार की बात आई गई तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कहता है दोस्तों? यानी आप अपने बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्ति के बाद आ गया आपका विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चौथा क्या था? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, और 5वां क्या था? उपासना की स्वतंत्रता। ये ना, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5वां हो गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और अगर मैं न्याय की बात करूंगा तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से स्टडी 91 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप जिससे भी आप जुड़े हो वहां वीडियोज को आगे बढ़ाएं। निवेदन आप सभी से, देखिए बहुत मेहनत से आप ही लोगों के लिए क्लास दिया जा रहा है तो थोड़ा सा सहयोग की इच्छा तो करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो सेकुलर शब्द है उसका अर्थ क्या है? ठीक है, सेकुलर। देखिए सेकुलर किस बात के लिए कहा जाता है? कह रहा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, यह सेकुलर कहा जाता है। एकेश्वरवाद है या बहुदेववाद। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, यहां धर्म की बात नहीं होती है। यहां होता है दोस्तों कि भारत में रहने वाले बहुत सारे धर्मों को लोग हैं भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ही रहते हैं। तो सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, वो अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया और इसी को कहा जाता है सेकुलर। ठीक है, सेकुलर। आपने इस तरह के शब्दों पर कई बार बयानबाजी